जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक एंड करंट अफेयर्स की 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी यानी कि जितने भी आपके जीके जीएस का एग्जाम होता है, सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप बने रहे लास्ट तक। कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ क्या है। हाथ का सही अर्थ क्या है? एडम स्मिथ के हाथ का सही अर्थ क्या है? तो सबसे पहले तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखें। उसके बाद कहा जाता है कि एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का सही अर्थ होता है बाजार की कीमत। बाजार की कीमत, और इसी को दूसरे भाषा में कहा जाता है मांग तथा आपूर्ति। मांग तथा आपूर्ति कहा जाता है, इसी को दूसरे भाषा में मांग तथा आपूर्ति कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 ईस्वी से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी से संबंधित है। उसके बाद है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी में, ये बात सही है। ये क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वन अधिकार अधिनियम 2006, और उसके बाद सूचना का अधिकार आंदोलन 2005। ये सभी क्वेश्चन सही है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में 1995 के प्रारंभ में राष्ट्रीय आय 15 करोड़ हो और वर्ष के अंत में 18 करोड़ हो जाए तो समृद्धि दर कितना होगा? समृद्धि दर कितना होगा, यानी कि ग्रोथ रेट कितना होगा? तो ग्रोथ रेट का मतलब होता है वर्ष के अंत में राष्ट्रीय आय माइनस वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रीय आय बट्टे वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रीय आय गुना 100। यानी कि वर्ष के अंत, वर्ष कितने? 18। वर्ष कितने? 18। लास्ट अंत में कितना? 18 वर्ष, और शुरुआत में 15 वर्ष, बट्टे कितना? तो प्रारंभ में वर्ष, प्रारंभ में कितना है? तो 15 वर्ष। इसको गुना कर दीजिएगा कितना से? 100% से। यही इसका क्या होगा? आंसर। इसका आंसर कट के आएगा 20%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत गिरती है, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत गिरती है, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत गिरती है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती है। बात सही है। अगर किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसका मांग क्या होता है? बढ़ती है। यदि उपभोक्ता का अरुचि तथा अन्य वस्तु के मूल्य स्थिर रहे तो अर्थव्यवस्था में इसे मांग का नियम कहते हैं। जिसका प्रतिपादन किया है, जिसका प्रतिपादन किसने किया है, यानी कि ये कहने का है। इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल का ये कथन है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत गिरती है वैसे वैसे उसकी मांग की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। अगर किसी वस्तु का बाजार में कीमत घट जाती है तो उसकी मांग का बढ़ोतरी क्या हो जाते हैं? लेकिन उपभोक्ता के रुचि पे आधारित है। जैसे कि में ठंडी में या और गर्मी में, जैसे गर्मी के मौसम में जैसे जैकेट है तो जैकेट की मांग का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर भी उसकी मांग मनुष्य की रुचि पे आधारित नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। दूसरा नंबर कथन है कि वस्तुओं की उपयोगिता को कम करना या नष्ट करना उपभोग कहलाता है। तो ये कथन दोनों क्या होता है? शायद दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ जो हुआ था वह 2000 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक पेयजल, विद्युतीकरण में राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता प्रदान करना। अब अगला क्वेश्चन है 1993 में भी एक महत्वपूर्ण योजना का गठन किया गया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में। उसके बाद है 1995। 1995 ईस्वी में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना किया गया था। अगला ऑप्शन है 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1999 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। मान लीजिए कि एक देश में कितना परिवार है? 4 परिवार है। उन परिवारों का प्रति व्यक्ति है 5,000 रुपया। अगर 3 परिवारों का आय 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार का आय क्या होगा? चौथे परिवार का आय क्या होगा? यानी कि उन परिवारों की प्रति व्यक्ति यह कितना है? 5,000। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे क्या होगा? कुल जनसंख्या। आप करके देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय आय कितना है? 5,000। राष्ट्रीय आय कितना है? 5,000। उसके बाद राष्ट्रीय आय हो गया, मतलब प्रति व्यक्ति आय हो गया 5,000, और राष्ट्रीय आय का टोटल जब कीजिएगा तो 14,000 प्लस 14,000 और प्लस में x आ जाएगा बटे में 4। बटे में 4 गो व्यक्ति है तो 4, कुल जनसंख्या कितना है? 4 है। टोटल कीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु स्मार्ट कृषि के उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्रधानमंत्री जलवायु स्मार्ट में कौन सा शामिल है? तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, इसका सही आंसर होगा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो इसकी कथन कौन सही होगी? तो केवल 2 कथन क्या होगा? सही होगा। कहता है एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए अथवा अन्य कंपनी द्वारा उन्हें आकर्षित कर लेने को हतोत्साहित करने के लिए जो बोनस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस बोनस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंड कप। अब देखिए गोल्डन हैंड शेक क्या है? इसमें ऑप्शन में है गोल्डन हेड शेक। गोल्डन हेड शेक के अवधि से पहले सेवानिवृत्त किए जाने के कारण कंपनी द्वारा दिया गया बोनस क्या कहलाता है? गोल्डन हेड शेक। अब है गोल्डन रूल। एक ही यही से संबंधित है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो है ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। गोल्डन रूल जो होता है वह राजकोषीय नीति से क्या होता है? संबंधित होता है। गोल्डन रूल राजकोषीय नीति से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है तो इसका सही आंसर होगा विदेशों से प्राप्त आय का मूल्य ह्रास। विदेशों से प्राप्त मूल्य आय का ह्रास। अब देखिए यहीं पे सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बराबर होता है राष्ट्रीय उत्पाद। फिर यहीं से एक और क्वेश्चन आता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ओकुन का नियम किसके बीच का संबंध बताता है? ओकुन का नियम किसके बीच का संबंध बताता है? तो आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी दर को। आर्थिक विकास और बेरोजगारी दर को दिखाता है। आर्थिक विकास और बेरोजगारी के दर को बताता है। कौन? यानी कि इसके कहने का मतलब ये है ओकुन का जो नियम है, ओकुन के नियम का कहने का सेंस ये है कि अगर आर्थिक विकास बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी? घटेगी। अगर आर्थिक विकास बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगा?
तो अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित ऐसे व्यक्ति जो पर, बाजार में प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार है और जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कि बात क्या है? सही है। उसके बाद अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? सही है। उसके बाद कहता है, चक्रीय बेरोजगारी ऐसी है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रहती है। चक्रीय बेरोजगारी, इसको चक्रीय बेरोजगारी नहीं कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी नहीं कहा जाता। बात क्या है? तो सही है। तो चक्रीय बेरोजगारी नहीं है, ये घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ये क्या है? घर्षणात्मक बेरोजगारी है। इसलिए कथन क्या होगा? केवल एक सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत में निर्धनता रेखा भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया? भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया? योजना आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए, इसका जो निर्धारण किया गया था वह कैलोरी ऊर्जा मान के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण। अब सुनिएगा, फिर यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि कैलोरी ऊर्जा मान के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1979 ईस्वी में किया गया था। ये वाई के अलग समिति के आधार पर है। इसमें क्या था? वाई के अलग समिति के आधार पर था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा का प्राप्त हुआ था, जिसमें 49 रुपया खर्च होता था। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए 2100, शहरी क्षेत्रों के लिए कितना? 2100 का करता था। कितना रुपया पड़ता था? तो 57 रुपया। कितना रुपया? 57 रुपया पड़ता था। अगले क्वेश्चन पे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर लिए गए ऋण का भुगतान ठीक समय पर कर दिया जाए तो ऋण पर प्रभावी ब्याज दर कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? ऋण पर कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? तो 4% देना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, जमीन की माप हेतु बीघा इकाई कितने एकड़ के बराबर होता है? कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 0.619 एकड़ के क्या होते हैं? बराबर होता है। 0.69 एकड़ के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय आरबीआई सीआरआर को क्या करता है? सीआरआर को बढ़ा देता है कि घटा देता है या अपवर्तित रहता है? तो ये क्या करता है? बढ़ा देता है। ये सीआरआर को क्या करता है? बढ़ा देता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को किया गया था। 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। कहता है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। अगला क्वेश्चन कितना नंबर का है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15। तो अधिकतम हो गया, न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 2 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 15 हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिबेंचर तथा बॉन्ड दोनों ही वित्त बाजार एक ऋण पत्र है। डिबेंचर तथा बॉन्ड दोनों ही वित्त बाजार एक ऋण पत्र है। फिर दूसरा बात है, ये कथन क्या है? सही है। फिर कहता है, डिबेंचर हमेशा कटौती मूल्य पर तथा बॉन्ड हमेशा अंकित मूल्य पर। जो बात क्या कहता है? गलत है। डिबेंचर हमेशा अंकित मूल्य पे रहता है तथा बॉन्ड हमेशा
कटौती मूल्य पर लगता है। ये कथन इस तरह से होना चाहिए कि डिवेंचर हमेशा अंकित मूल्य पे लगता है और बॉन्ड हमेशा कटौती मूल्य पे लगता है, इसलिए कथन क्या है, सही है केवल 1। कथन क्या है, केवल सही है 1। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, साख निर्धारण करने वाली निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारतीय है? कौन सी संस्था भारतीय है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिसिल। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विश्व मंदी का अध्ययन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विश्व मंदी का अध्ययन होता है समशिष्ट अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन का स्वामी माना जाता है? उत्पादन के साधन का स्वामी माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हस्बैंड सेक्टर, सॉरी, हाउस हाउस होल्ड सेक्टर होगा। अब देखिए उत्पादन के लिए कम से कम कितने चीजों की आवश्यकता होती है? तो 4 चीजों की, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी का, याद रखिएगा, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी का। अगला क्वेश्चन पे आइए, कहता है अन्य बातें समान रहने पर जब मांग में पूर्ति की अपेक्षा कम वृद्धि होती है तब वस्तु के संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही, तो इसमें क्या होगा, संतुलन की कीमत क्या हो जाएगा, अवश्य घटेगी। संतुलन की कीमत क्या होगी, अवश्य घटेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है। मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है, अनंत होती है। जो कथन क्या है, सही है। फिर कहता है साधन सीमित होता है। जी बिल्कुल, साधन भी क्या होता है, सीमित होता है। दुर्बलता की समस्या चयन को जन्म देती है। ये भी कथन क्या है, सही है। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध का मतलब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से, मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि से। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? समझौता ज्ञापन पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर होगा, ये अब आ गया है करेंट का सवाल है सॉरी दोस्तों, बोलते बोलते जो है ना भर दिन क्लास रहता है। समझौता पर ज्ञापन किया है भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बांग्लादेश। वह क्या होगा, बांग्लादेश होगा। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? चीन के साथ साझेदारी की है तो वह होगा कतर। इसमें क्या समझाने की बात कोई नहीं है। आइए क्वेश्चन आंसर जल्द करते हैं। कहता है 28 का क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मैंग्रोव यानी वन और वनस्पति के संबंध गठबंधन में शामिल हो गया है। गठबंधन में क्या हो गया, शामिल हो गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भारत। क्या होगा, अपना भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रही सौर क्रांति का संबंध किससे है? तो वह होगा अफगानिस्तान। अब क्या होगा, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा PET 46 क्या है? PET 46 क्या है? तो वह एक तरह का एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म का कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पे आइए 32 नंबर क्वेश्चन, समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन पे आइए।
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जून 2023 में साई 20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी की है? साई शिखर 20 का मेजबानी की है, तो इसका सही आंसर होगा गोवा। क्या होगा? उसका सही आंसर होगा गोवा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा ओडिशा। वह सही आंसर क्या होगा? ओडिशा ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे सबसे बड़ा गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? तो वह उसका सही आंसर होगा पुणे। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। आइए अगले क्वेश्चन। कहता है कि 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस किस संस्करण की शुरुआत की है? किस संस्करण की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा 17वां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17वां। अगला क्वेश्चन है कि 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उद्घाटन में किया गया, मतलब कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी, मुंबई में होगा। इसका सही आंसर कहाँ होगा? मुंबई। 38 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र 30 अक्टूबर 2 नवंबर 2023 तक डैश में आयोजन किया गया है। डैश में आयोजन किया गया है, तो उसका सही आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? इसमें मिस्टेक हो गया, तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है, सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है? गलत हो गया है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? गलत हो गया मिस्टेक से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि उत्तर पूर्व के कौन सा राज्य 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव मनाते हैं? एंथुरियम महोत्सव मनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है कर्नाटक कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा, ये भी क्वेश्चन शायद दिमाग से हटा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वह होगा पेरू। वह क्या होगा? पेरू होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। कहता है तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई थी? तीसरी एशियन बैठक की शहर किस शहर में हुई थी? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है? किस वर्ड को चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लोविंग मोड को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो ग्लोविंग मोड को चुना गया है। फिर तो आइए दोस्तों, आप देख लीजिए, ये सर का मेंस की बैच प्रारंभ हो चुकी है। बिहार दरोगा मेंस की बैच 1275 जो स्टार्ट 22 दिसंबर से हुआ। इसका समय 12 बजे से है। तो आप ये हमारे गुरुजी के संस्था का है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा है। तो आप जाकर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं, दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। और शायद आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं सर के मार्गदर्शन में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा।